Good morning everyone. So in this part of video we will talk about our next topic, that is Human Genome Project. अब अच्छा यहाँ पर Human Genome Project है क्या? So genome we are using the term for the total DNA content. It is for the total DNA in cell, haploid cell. तो एक सेल के अंदर टोटल डीएनए जो है वो आपका क्या वर्क कर रहा है, कौन से प्रोटीन बना रहा है, आपका इस कंप्लीट डीएनए को सीक्वेंस करना, यानी कि इस डीएनए में क्या नाइट्रोजिनस बेसेस हैं, वो कौन सा प्रोटीन बना रहे हैं, एंड दैट प्रोटीन इज कोडिंग फॉर व्हाट कैरेक्टर. सो ये कंप्लीट आपका जो है सीक्वेंसिंग का प्रोजेक्ट, वही आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, जो कि एक मेगा प्रोजेक्ट रहा अभी तक का. तो यहाँ पर आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है क्या बच्चा? अभी तक हम प्रीसीडिंग सेक्शन में, पहले के सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो करेक्टर शो हो रहा है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है. और वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपके डीएनए में एक्चुअली सीक्वेंसेस जो होते हैं बेसिस, उनकी वजह से होती है. मीन्स डीएनए के अंदर आपके जो एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, आपके जो सीक्वेंस है, यही आपका कंबाइन कर कोड बनाते हैं, और कोड ही आपका एक प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोटीन फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड दैट प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है प्रोटीन कोड करने के लिए या करेक्टर के लिए, वो एक्चुअली में कहाँ, किसकी वजह से कंट्रोल हो रही है, वो एक्चुअली में इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है बेस सीक्वेंसेस से. ओके. या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप होता है वो लाई करता है कहाँ पर, डीएनए सीक्वेंस में. यानी कि अगर हमें डीएनए सीक्वेंस पता है तो हम उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं, उसके फीचर्स बता सकते हैं. अगर कोई दो इंडिविजुअल डिफर हैं, एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं, तो मतलब उनके डीएनए सीक्वेंस में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है कुछ प्लेसेस पर, जिसे हमने लास्ट वीडियो में ही स्टडी किया था. दैट यहाँ पर उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, रेपिटेटिव डीएनए कहते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर आपका, क्योंकि हमें पता है पर्सन टू पर्सन डीएनए आपका 0.1% कहीं ना कहीं डिफर है, तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बना कि यहाँ पर हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें यहाँ डीएनए हम सीक्वेंस कर पाए ह्यूमंस का, क्योंकि जब हम डीएनए सीक्वेंस कर पाएंगे तभी हम उनके कैरेक्टर के बारे में पढ़ पाएंगे, तभी हम ये पता लगा पाएंगे कि कौन सा प्रोटीन बन रहा है, वो प्रोटीन उसके सर्वाइवल में किस तरह से इंपॉर्टेंट है. इफ़ दैट प्रोटीन इज़ नॉट प्रेजेंट इन द body of a person, then what negative impact is shown in their body. So ये सारी डिटेल हमें कब मिल सकती है, जब हमें ऑर्गेनिज्म का डीएनए पता हो, डीएनए सीक्वेंस पता हो. तो यहाँ पर आपकी जैसे जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स में एडवांसमेंट हुई, हम यहाँ पर डीएनए को आइसोलेट कर पाए, उसका क्लोन बना पाए, यानी कि उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना पाए. ठीक है. तो यहाँ पर आपका हमें कुछ सिंपल और फास्ट टेक्निक्स जो हैं रिक्वायर्ड होती हैं, जिससे कि हम क्या कर सके, डीएनए को सीक्वेंस कर सके, यानी कि उस पूरे डीएनए की हम डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सके. और इसी के लिए, इसी इनिशिएटिव के लिए आपका स्टार्ट किया गया एक प्रोजेक्ट विच इज़ नोन एज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, दैट इज़ लॉन्च इन द ईयर 1990. तो यहाँ पर डीएनए को ही आपका सीक्वेंस करने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में. अब ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था बच्चा, इसे मेगा प्रोजेक्ट कहा गया. ठीक है. ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी जो इमेजिन है वो आप इमेजिन कर सकते हो कि इसका कितना मैग्नीट्यूड है, इस प्रोजेक्ट की कितनी रिक्वायरमेंट है. ये हम तब पता लगा सकते हैं जब हमें इस प्रोजेक्ट का एम पता हो. कि आपको किसी चीज़ का एम पता हो तभी तो आप पता लगा पाओगे कि यहाँ पर उस एम को पूरा करने के लिए कितनी ज़रूरत पड़ेगी, आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी. उस हिसाब से आप यहाँ आइडिया लगाते हो कि आपका यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट होगा. तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका एक मेगा प्रोजेक्ट रहा, क्योंकि यहाँ पर एम जो है इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. इस प्रोजेक्ट की एम वाइज अगर हम देखिए बहुत यूज़फुल है, जो कि आपको आगे आपको पता चलेगा.
ना इन्वेस्टमेंट पॉइंट से अगर देखा जाए बच्चा, तो ह्यूमन जीनोम जो है, इसके अंदर ह्यूमन जीनोम हम कहते हैं ह्यूमन का जो जीनोम है वो अराउंड 3 × 10⁹ बेस पेयर से मिलकर बना है। और एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने में यानी कि फाइंड आउट करने में आपका अप्रोक्सीमेटली $3 जो है एक्सपेंडिचर आता है एक बेस पेयर को फाइंड आउट करने में, यानी डीएनए का एक पॉइंट देखने में कि वहाँ ए है या टी है, आपको कितना एक्सपेंड आ रहा है $3 पर बेस पेयर के लिए। यानी कि अगर एस्टिमेट यहाँ पर कॉस्ट जो है देखी जाए इस प्रोजेक्ट में, तो वो आपका अराउंड $9 बिलियन है, जो कि बहुत ज़्यादा है। $9 बिलियन इस प्रोजेक्ट का क्या है, एक एस्टिमेटेड प्राइस है। एंड यहाँ पर इसके साथ साथ अगर आपने डीएनए को सीक्वेंस कर लिया, उसके फ्रेगमेंट्स में फाइंड आउट कर लिए कौन से नाइट्रोजनस बेस है, तो फर्दर हमें वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर करके रखनी पड़ेगी। सो आपको जो सीक्वेंस मिले, अगर आप उन्हें स्टोर करना शुरू करें कहाँ पर, टाइप्ड फॉर्म में, बुक में आप अगर उसे लिखना शुरू करें, तो हमें एटलीस्ट आपका हर पेज पर जो है 1000 वर्ड्स, अगर 1000 लेटर्स हम लिख रहे हैं, तो हमें इस तरह की एक बुक में 1000 पेजेस चाहिए और इस तरह की अप्रोक्सीमेटली 3300 बुक चाहिए। यानी कि आपका यहाँ 3300 बुक, जिसमें हर बुक के अंदर 1000 पेज हों और हर पेज पर आप 1000 लेटर्स लिख सके, इतना आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है। ओके, यानी कि इतनी बुक्स आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप डीएनए को सीक्वेंस करना शुरू करो। एंड इसके साथ आपने यहाँ पर बुक्स में जो है डाटा स्टोर कर लिया, अब यही आपको डाटा किसी और को प्रोवाइड करना है। ठीक है, आपने तो बुक में स्टोर कर लिया, लेकिन अगर आपको ये डाटा कहीं और प्रोवाइड करना है, तो इस अनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा को आपको जनरेट करने के लिए पहले तो आपको यहाँ पर ज़रूरी है कि आप इसको एक बहुत ऑथेंटिक तरीके से स्टोर करें। तो बुक आपका ऑथेंटिक नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंप्यूटेशनल डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम इस डाटा को स्टोर कर सके, जब भी इसकी ज़रूरत हो हम उसे रिट्राइव कर सके और एनालिसिस कर सके। तो यहाँ पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो एसोसिएटेड है विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया इन बायोलॉजी, जिसे हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स आपकी वो ब्रांच हुई साइंस की जहाँ पर आप क्या करते हैं, आप कंप्यूटेशनल डिवाइसेस के अंदर जो आपका डाटा है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसे क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। देन दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ओके, नाउ कमिंग टू द गोल ऑफ दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसमें मेन गोल क्या था कि हमें अराउंड 20,000 से 25,000 जीन्स जो हैं ह्यूमन डीएनए के अंदर, उन्हें आइडेंटिफाई करना था कि हमारे इतने जीन्स जो हैं और ये जीन्स किस प्रोटीन को कोड करें, ये आइडेंटिफाई करना था। हमें यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर, देखो जीन है, जीन के अंदर एक जीन जो होता है वो बहुत सारे आपके बेस पेयर से मिलकर बना होगा, ये तो हमने पढ़ा है। ये आपका एक जीन है जो प्रोटीन बनाएगा, तो यहाँ पर बहुत सारे आपके सीक्वेंसेस हैं। तो यहाँ पर आपका अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर कितने केमिकल बेसिस को स्टडी करना पड़ा, 3 बिलियन केमिकल बेसिस को आपको यहाँ क्या करना पड़ा है, स्टडी करना पड़ेगा इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। देन आपने जो भी स्टडी किया, जो भी सीक्वेंस किया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, उस कंप्लीट डाटाबेस को, उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को डाटाबेस की फॉर्म में स्टोर करना, यानी कि उसे कंप्यूटेशनल डिवाइसेस में स्टोर करना। देन उस डाटा को आप एनालाइज कर सके, इसके लिए आपके पास इम्प्रूव्ड टूल्स होने चाहिए, आप उसे रिट्राइव कर सके, आप उसे यहाँ पर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ में ट्रांसफ़र कर सके। जैसे आपने डाटा सीक्वेंस कर लिया, डीएनए सीक्वेंस कर लिया, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है कि इस पर्सन का डीएनए ये प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। अब वो आपको इन्फॉर्मेशन फार्मा इंडस्ट्री में कैसे यूज़ करनी है, वो आपको बायोटेक में कैसे यूज़ करनी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप किस तरह से उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हो। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में उस इन्फॉर्मेशन को रिलेट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ की रिक्वायरमेंट है। ओके,
देन यहाँ पर आपका क्या है, एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इशू दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट, कि यहाँ पर आपका इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड फिर आपको यहाँ पर जो भी एथिकल लीगल सोशल इश्यूज जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं वो भी आपके सामने आते हैं, जो आपको फेस करने पड़े। कि भाई यूँ बोला जाए कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो किस तरह से मिनिमम चीज़ों में आप यहाँ पर सीक्वेंस प्रॉपर कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा गया कि एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट रहा। ठीक है, यहाँ पर आपका इस मेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपका अप्रोक्सीमेटली 13 साल लगे, जिसमें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कोऑर्डिनेट किया किसने, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। इन दोनों डिपार्टमेंट्स ने मिलकर कोऑर्डिनेट कर अप्रोक्सीमेटली 13 साल के अंदर इसे यहाँ पर क्या किया, फिनिश किया इस प्रोजेक्ट को, यानी कि एक ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने का काम किया। अब अर्ली स्टेजेस पर, अर्ली ईयर्स में यहाँ पर वेलकम ट्रस्ट जो है यूके का, उसने भी इस प्रोजेक्ट में क्या किया, फाइनेंशियल हेल्प दी, और धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन जो है जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और अदर कंट्रीज से भी आया। अब इतना अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो मीन्स ये ह्यूज इम्पॉर्टेंस रखता होगा प्रोजेक्ट। ओके, तो ये आपका 1990 में हमने पढ़ा, ये स्टार्ट हुआ था। एंड ये प्रोजेक्ट आपका जो है वो कब कंप्लीट हुआ, 2003 में। ठीक है, नॉलेज अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ डीएनए वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल कैन लीड टू रिवॉल्यूशनरी न्यू वेज। अब अगर आपने देखो यहाँ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से डीएनए सीक्वेंस किया, अगर आपको यहाँ पर नॉलेज होगी कि डीएनए में वेरिएशन 2% के डीएनए में डिफरेंस है, तो वहाँ डीएनए में वेरिएशन आपको पता होगा इंडिविजुअल्स के, तो यहाँ पर आप डायग्नोज कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो थाउजेंड्स ऑफ डिजीज़ को। जैसे कि एक पर्सन है जिसके अंदर कुछ आपके बेस पेयर्स जो हैं वो डिजीज़ कॉज कर रहे, दूसरे में नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ फाइंड आउट कर पाए कि कौन से आपके बेस पेयर जो है वो डिजीज़ कॉजिंग है। तो यहाँ पर आप कैसे कर पाए हो, क्योंकि आपने यहाँ डीएनए सीक्वेंस कर रखा है। ओके, अगर आपको बेस पेयर की नॉलेज ही नहीं होती कि इस पार्ट में AGG कोई डिजीज़ नहीं कॉज कर, लेकिन दूसरे पर्सन में इसी क्रोमोसोम के सेगमेंट में अगर CCG है तो वो डिजीज़ कॉज कर पा रहा है। तो आप दोनों सीक्वेंस को कंपेयर, दोनों डीएनएस को, दोनों इंडिविजुअल के डीएनएस को कंपेयर कर पा रहे हो। क्यों कंपेयर कर पा रहे हो, क्योंकि आपको आपके पास दोनों के डीएनए का क्या है, सीक्वेंस है। और जब आपके पास सीक्वेंस है, आप कंपेयर कर पा रहे हैं, तभी आप डिजीज़ को डायग्नोज कर पा रहे हैं। आप यहाँ पता लगा पा रहे हैं कि आप इसे किस तरह से रेक्टिफाई करें, इस सीक्वेंस को यहाँ से हटाएं या रिप्लेस करें कि ये डिजीज़ क्या हो जाए, क्योर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे डिसऑर्डर्स को आपका ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। So beside providing clues to understanding human biology, learning about non-human or organisms, DNA sequence can lead to an understanding of their natural capabilities. तो यहाँ पर आपका ह्यूमन बायोलॉजी, नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने के अलावा आपका यहाँ पर नेचुरल कैपेबिलिटी क्या होती है, किसी भी डीएनए सीक्वेंस की अंडरस्टैंडिंग से आप बता सकते हो कि उसकी नेचुरल कैपेबिलिटी क्या है, यानी कि नॉर्मली वो डीएनए क्या काम कर रहा है। और इसी को हम यहाँ पर हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर फील्ड, एनर्जी प्रोडक्शन फील्ड, एनवायरनमेंट रेमिडिएशन फील्ड, इन सभी फील्ड्स में हम क्या कर सकते हैं, इस नॉलेज को, डीएनए सीक्वेंसिंग नॉलेज को हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि बच्चा इस तरह का ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया गया है, बट ऐसा नहीं आप किसी प्लांट जीनोम को सीक्वेंस नहीं कर सकते। तो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम को अगर सीक्वेंस करते हैं, उसकी कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाती है कि कौन सा सीक्वेंस कौन सा प्रोटीन बना रहा है, उस प्रोटीन का क्या रोल है। तो आप डिफरेंट फील्ड्स में क्या कर सकते हैं, उस सीक्वेंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द, सो यहाँ पर इस तरह से आपका बहुत सारे आपके नॉन ह्यूमन मॉडल्स जो हैं, लाइक नॉन ह्यूमन मॉडल्स लाइक बैक्टीरिया है, ईस्ट है, सी एलिगेंस, सिनोर हैबिटेडिस एलिगेंस है, फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नीमेटोड होता है, ये ड्रोसोफिला है जिसे हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं। तो ये सारे नॉन ह्यूमन मॉडल है जिनका सीक्वेंस जो है, जिनके डीएनए को क्या किया गया है, सीक्वेंस किया गया है। तो ह्यूमन
जीनोम के अलावा इन सभी ऑर्गेनिजम्स को भी के डीएनए को भी क्या किया गया है, सीक्वेंस किया गया है। नाउ सीक्वेंसिंग कैन बी डन बाय 2 मेथड्स। यहाँ पर 2 मेथड्स को, 2 अप्रोचेस को हम यूज़ करते हैं टू सीक्वेंस द जीनोमिक डीएनए। The one approach is there that is called expressed sequence tag। बच्चे यहाँ पर टर्म को देखिए, expressed यानी सिर्फ उन्हीं सीक्वेंस को आपका जो है उन्हीं बेसिस को आपका सीक्वेंस किया जाए जो कि क्या हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं। यानी कि इस अप्रोच में क्या किया गया, सिर्फ उन्हीं जीन्स को आइडेंटिफाई किया गया डीएनए के अंदर जो एक्सप्रेस होते हैं एज अ आरएनए। क्योंकि हमने बात की थी कि आपका जो डीएनए होता है, डीएनए अज्यूम करिए दैट दिस इज़ योर डीएनए और इस डीएनए से आपका एमआरएनए बनेगा। तो यहाँ पर आपका बहुत ह्यूज अमाउंट में है डीएनए, ठीक है। और ये कंप्लीट डीएनए आपका कोड नहीं करेगा, इस डीएनए के अंदर आपके नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है जगह जगह। तो यहाँ पर एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग में क्या किया गया, सिर्फ उन्हीं आपके रीजन्स को, डीएनए के उन्हीं रीजन्स को, उन्हीं सेगमेंट को आपका एक सीक्वेंस किया गया है जो कि आरएनए बना रहे हैं। तो डीएनए से जो आरएनए बने सिर्फ आरएनए के सीक्वेंस को ही कंप्लीट सीक्वेंस, आरएनए में जो आपके नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो प्रोटीन को कोड करने वाले हैं, अगर सिर्फ उन्हीं की सीक्वेंसिंग हो तो वहाँ पर हम कहेंगे वो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग है। यानी सिर्फ आपके उन्हीं नाइट्रोजनस बेसिस को, उन्हीं जीन्स को, उन्हीं कोडोन्स को सीक्वेंस किया गया है जो कि इन फ्यूचर एक्सप्रेस होने वाले हैं एज अ प्रोटीन। जो दूसरी आपकी अप्रोच होती है वहाँ पर ब्लाइंड अप्रोच है, जहाँ पर सिंपली हम कंप्लीट जीनोम को क्या कर देते हैं, सीक्वेंस कर देते हैं, जिसमें आपके कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंस आ जाते हैं। एक्सप्रेस के अंदर EST के अंदर एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में सिर्फ हम कोडिंग सीक्वेंसेस जो प्रोटीन बनाने वाले हैं सिर्फ उन्हें लेते हैं, जबकि आपका सीक्वेंस एनोटेशन में हम आपका कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग यानी कि इंट्रोन प्लस एक्सोन दोनों को ही यहाँ पर सीक्वेंस कराते हैं। यानी कंप्लीट डीएनए का सीक्वेंसिंग कहाँ पर हो रहा है, सीक्वेंस्ड एनोटेशन में हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर डीएनए का सीक्वेंसिंग अगर करना है टोटल डीएनए का किसी भी सेल में, तो हमें उसे आइसोलेट करना पड़ेगा, उसे फ्रेगमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा, छोटे साइज में काटना पड़ेगा। और ये सारा आपका काम जो है वो टेक्निकल लिमिटेशंस के साथ होता है। यानी कि आपको लैब कंडीशन में अलग अलग टूल्स का यूज़ कर टेक्निक्स का यूज़ कर ये करना पड़ता है। फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें इन फ्रेगमेंटेड डीएनए को किसी होस्ट सेल के अंदर एक्सप्रेस कराना पड़ता है। मान लो मुझे ये एक छोटा सा डीएनए का फ्रेगमेंट मिल गया, ठीक है। हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ी थी, तो वहाँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद आपको ये डीएनए का फ्रेगमेंट मिल गया। अब ये डीएनए का फ्रेगमेंट कौन सा प्रोटीन बना रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? भाई मैंने ये डीएनए का फ्रेगमेंट मेरी बॉडी से निकाल कर कहाँ पर डाल दिया, ई कोलाई में डाल दिया। ई कोलाई में आपका जब ये मैं डीएनए डालूंगी तो इसके पास नॉर्मल डीएनए है, वो तो इसका नॉर्मल कैरेक्टर शो करेगा, लेकिन मेरे डीएनए की वजह से यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर आपको शो होगा जो पहले यहाँ पर एब्सेंट था। ये स्पेशल कैरेक्टर पहले एब्सेंट था और अब शो हो रहा है। तो जैसे ही आपको ये स्पेशल कैरेक्टर अपीयर होगा, आप यहाँ पर श्योर हो जाओगे कि ये आपका जो है, अज्यूम कर लीजिए रेटिना के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपके डीएनए पर, इस डीएनए के सेगमेंट पर जो सीक्वेंस है वो रेटिना में कलर देने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल। यानी कि डीएनए सेपरेट करने के बाद आपको उस डीएनए को किसी और ऑर्गेनिज्म में डालकर उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कराकर चेक करना पड़ता है कि वो सेगमेंट क्या प्रोटीन कोड कर रहा है। क्योंकि आपकी बॉडी में तो वो नॉर्मली था, तो आपकी बॉडी में ही वापस डालोगे तो आपको नहीं पता चलेगा आपने कैसे ऑर्गेनिज्म में डाला जहाँ पर वो नहीं था सेगमेंट, और उस सेगमेंट की वजह से अब जो चेंजेस आ रहे हैं उससे आप एस्टिमेट लगा लोगे, उससे आप श्योर हो जाओगे कि वो सेगमेंट आपका किस करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स आपके डीएनए को यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको क्लोन करना पड़ता है किसी होस्ट में, किसी और सेल में, और इसके लिए हमें
आपका किसी और सेल में आप डायरेक्ट नहीं डाल सकते, इसके लिए आपको वेक्टर चाहिए। तो 1 मार्क्स में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपका किन वेक्टर्स को यूज़ किया गया। तो यहाँ पर यूज़ किया गया बैक को, दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ओके, और ये आपका वेक्टर होते क्या हैं, बायोटेक में आप ज़्यादा क्लियर होंगे। वेक्टर एक्चुअली क्या होते हैं, वेक्टर जो हैं वो आपका डबल स्ट्रैंड डीएनए ही होते हैं, डबल स्ट्रैंड डीएनए होते हैं, बट ये आपके सर्कुलर डीएनए होंगे, दे आर ऑल्सो डीएनए। ओके, एंड ये डीएनए आपका ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ही क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। सो दीज आर जर्नली सिंपली वेक्टर जो हैं ये भी आपके क्या हैं, डीएनए ही हैं। तो मोर डिटेल वी विल डू इन द बायोटेक की वेक्टर एक्चुअल में क्या है। अभी आप सिर्फ ये ध्यान रख सकते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो वेक्टर यूज़ किए गए दैट इज़ बैक एंड याक। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये वेक्टर जो है वो बैक्टीरिया से ही निकाला गया, और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और ये आपका वेक्टर जो है वो ईस्ट से आइसोलेट किया गया। ठीक है क्या ये वेक्टर, वेक्टर डीएनए, यानी कि ईस्ट से निकाला हुआ डीएनए और बैक्टीरिया से निकाला हुआ डीएनए, इन डीएनएस का यूज़ कर कर आप अपने डिज़ायर्ड डीएनए को इस डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट कराते हो और फिर इसे किसी सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा देते हो। तो ये आपका टेक्निक की जाती है सीक्वेंसिंग के टाइम पर। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है द फ्रेगमेंट्स वर सीक्वेंस ड्यूरिंग ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर, कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो हैं उन्हें आप नॉर्मली लैब्स में नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमें स्पेशल मशीन चाहिए होती है जिसे हम डीएनए सीक्वेंसर कहते हैं। और ये डीएनए सीक्वेंसर का जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है कि ये डीएनए को किस तरह से सीक्वेंस करेगा, वो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग का जो मेथड है वो डेवलप किया फ्रेडरिक सैंगर ने। तो फ्रेडरिक सैंगर ने एक प्रिंसिपल दिया, एक मेथड दिया जिसकी हेल्प से हम डीएनए सीक्वेंसर, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर मशीन्स की हेल्प से डीएनए को क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस कर सकते हैं। देन सीक्वेंस करने के बाद मान लो ये आपको डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स के सीक्वेंस पता चल गए। देन आफ्टर दैट दीज सीक्वेंस आर अरेंज्ड बेस्ड ऑन देयर ओवरलैपिंग रीजन, कि आपके इन सीक्वेंस को प्लेस किया जाता है, एक साथ रखा जाता है। ठीक है, कैसे रखा जाएगा, यहाँ पर ओवरलैपिंग देखी जाती है। जैसे मान लो आपका सी 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 चल रहा है, तो ये दोनों में अगर आपका कॉमन जो है सेम चीज़ मिल रही है कि आपका ये एक फ्रेगमेंट था, ठीक है, ये एक फ्रेगमेंट था ए सी सी जी, ए सी सी, ठीक है, और फिर आपका एक जी शुरू हो गया, फिर ए सी सी, तो आपको पता है ये दोनों में ओवरलैपिंग हो रही है। फिर आगे कोई और बेसिस है, तो यानी कि आप इस फर्स्ट फ्रेगमेंट के बाद ये सेकेंड फ्रेगमेंट प्लेस कर देंगे, तो दिस इज़ द फर्स्ट फ्रेगमेंट, इसके बाद सेकेंड फ्रेगमेंट, यानी कि आपका यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन रखते हुए कि आपका यहाँ पर इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या कर दिया गया है, इन्हें अलाइन कर दिया है स्पेसिफिक मैनर में डिपेंडिंग अपॉन ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स। बट ये आपका जो टास्क है इन्हें अरेंज करना ओवरलैपिंग को देखते हुए ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। तो इसके हम स्पेशल कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स जो हैं वो आपका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अलाइन करने के लिए स्पेशलाइज कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स जो हैं वो डेवलप किए गए हैं, जो कि इन सीक्वेंस को एनोटेड सीक्वेंस को एनोट करते हैं, पहचानते हैं, असाइन टू ईच क्रोमोसोम, कि हर क्रोमोसोम में आपका कौन सा आपका जीन जो है वो कोडिंग है, कोड करने वाला है, और इन्हें क्रोमोसोम पर अलाइन करते हैं। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है 2006 में, तो यहाँ पर 2006 में लास्ट क्रोमोसोम जो सीक्वेंस किया गया था वो था क्रोमोसोम 1। क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग में 2006 के अंदर क्या हुई, यहाँ पर कंप्लीट हुई, ठीक है। और इसके कंप्लीट होते ही यहाँ पर आपका जो 22 ऑटोजोम से उन सभी की सीक्वेंसिंग हो गई है, बट एक्स और वाई क्रोमोसोम जो है ह्यूमन में वो स्टिल टू बी सीक्वेंस्ड, येट टू बी सीक्वेंस्ड
टू बी सिक्वेंस्ड, कि अभी भी इनकी सिक्वेंसिंग नहीं हुई है, यानी कि अभी भी हम पूरी तरह से श्योर नहीं हैं कि वाई और एक्स क्रोमोसोम पर जो डीएनए है वो आपका कौन कौन से प्रोटीन फॉर्म कर रहा है, उन प्रोटीन का क्या क्या रोल है। ओके, सो इसके बाद हम बात कि इसके बाद एक और आपका चैलेंजिंग टास्क होता है इस प्रोजेक्ट में। तो यहाँ एक और चैलेंजिंग टास्क है कि जेनेटिक और फिज़िकल मैप जो है जीनोम का, यानी कि कौन सा जीन कहाँ प्रेजेंट है, ये फिज़िकल मैप जीनोम का दे पाना। और ये आपका दिस वॉज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन, और कि ये आपका जो इंफॉर्मेशन होती है पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस रिस्ट्रिक्शन साइट, कि यहाँ पर आपका कौन सा जीन किस पोजीशन पर आएगा, ये हम डिसाइड कर पाते हैं किससे, जो आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस होते हैं उनकी हेल्प से, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपनी स्पेसिफिक साइट पर ही काटते हैं। अब मान लो ये एक डीएनए था, यहाँ पर मैंने एक एंजाइम डाला EcoRI, ठीक है, ये EcoRI डीएनए को GAAT सीक्वेंस पर ही काटता है, GAAT सीक्वेंस पर ही ये इसे क्या करेगा, कट करेगा। तो अगर आप EcoR1 इस डीएनए फ्रेगमेंट पे डालते हैं तो जहाँ जहाँ ये सीक्वेंस प्रेजेंट होगा वो डीएनए को क्या कर देगा, कट कर देगा। तो यहाँ पर हम क्या पहचान पाए, यहाँ पर हम देख पाए कि डीएनए में कौन सा जीन आपका कहाँ पर प्रेजेंट है, और इसी को तो हम क्या कह रहे हैं, हम फिजिकल पोजीशन जान पाए, हम जेनेटिक जान पाए कि वहाँ पर कौन सा सीक्वेंस है, किस पोजीशन पर है। तो वो हमें क्या करना पड़ता है, अपने डीएनए को एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीट करना पड़ता है, और ये स्पेसिफिक साइट पर उस डीएनए को काटते हैं। और हर एंजाइम की साइट आपको यहाँ पर पता होती है कि ये एंजाइम इस जगह पर जाकर कट करेगा। तो जहाँ जहाँ वो कट करेगा आप अंडरस्टूड हो जाएंगे कि वहाँ पर आपका कौन सा सीक्वेंस प्रेजेंट है। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि यहाँ पर कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस भी हैं जिसे हम माइक्रो सैटेलाइट हम कह रहे हैं। तो ये रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है डीएनए की वजह से इनका भी मेन रोल होता है कहाँ पर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। यानी कि यहाँ पर चैलेंजिंग टास्क जो होता है वो होता है जीन्स को पहचानना कि और जीन्स की पोजीशन देना, यानी कि जीनोम का फिजिकल मैप बताना कि किस जीन की पोजीशन आपकी क्या है, कहाँ पर प्रेजेंट है। आई होप इतना आपको यहाँ पर अब क्लियर होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि यहाँ पर आपका साइलेंट फीचर्स जो हैं रिलेटेड टू योर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वो क्या हैं। तो यहाँ पर आपके मेन ऑब्जर्वेशंस जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से की गई वो क्या, दैट ह्यूमन जीनोम जो है उसके अंदर आपका अप्रोक्सीमेटली 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस से ये बना हुआ है। ये ऑब्जर्वेशन से, यानी कि कंप्लीट सीक्वेंस करने के बाद आपको ह्यूमन जीनोम के बारे में क्या क्या पता चला। तो ये 3.64 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस से बना हुआ है। एक एवरेज जीन जो होता है उसमें अराउंड आपके 300 बेसिस होते हैं, और ये साइज़ आपका वेरी कर सकता है। किसी में आपको 300 मिल जाएंगे, 3000 बेसिस होते हैं, किसी में आपको 3000 मिल जाएंगे, कहीं पर आपको 2000 मिल जाएंगे, 2800 मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपका एक एवरेज जीन जो होता है, एवरेज जीन, उसमें अप्रोक्सीमेटली आपके 3000 बेसिस हो सकते हैं। ह्यूमन के अंदर जो लार्जेस्ट ह्यूमन जीन है वो डिस्ट्रोफिन मसल है, एक एक्चुअल में डिस्ट्रोफिन मसल प्रोटीन है जिसके अंदर आपका 2.4 मिलियन बेसिस प्रेजेंट है। इतने मिलियन बेसिस से मिलकर ये आपका डिस्ट्रोफिन मसल प्रोटीन जो है वो फॉर्म हुआ है। देन टोटल नंबर ऑफ जीन हमें एस्टिमेट लगा पाए पूरे सीक्वेंस को करने के बाद कि टोटल आपके पास जीन जो है वो 30,000 है, जो कि पहले एस्टिमेट हमने लगाए थे कि 80,000 से 1,40,000 तक होंगे, लेकिन हमें डीएनए सीक्वेंस करने के बाद पता चला कि वो 30,000 जो है वो टोटल नंबर ऑफ जीन्स आपके बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, और हर जीन के अंदर आपके कितने 3,000 बेसिस, तो आपकी बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 30,000 जीन और हर जीन में 3,000 बेसिस। ओके,
ऑलमोस्ट यहाँ पर 99.9% सभी का एग्जैक्टली सेम होते हैं न्यूक्लियोटाइड बेस, और यहाँ पर 0.1 आपका सब में डिफरेंस क्या है, डिफरेंसेस होते हैं। जो फंक्शंस होते हैं वो अननोन है, यानी कि अभी भी हमें यहाँ पर जो 50% डिस्कवर्ड जीन है उनके फंक्शन नहीं पता। यानी हमने जीन तो पूरे सीक्वेंस कर लिए कि वो इस बेस पेयर से मिलकर जीन बना है, लेकिन अभी भी हम उस जीन के फंक्शंस को 50% अभी भी आपकी बॉडी के ऐसे जीन हैं जिनके फंक्शंस को आप नहीं फाइंड आउट कर पाए हैं कि उन जीन्स का आपकी बॉडी में क्या रोल है, क्या फंक्शन है। तो यहाँ पर लेस देन 2% जीनोम जो है वो हमारी बॉडी में प्रोटीन के लिए कोड करता है। बाकी आपका जो जीनोम है वो नॉन कोडिंग है। मैंने ये आपको बताया था, आपका मोस्ट ऑफ द जीनोम नॉन कोडिंग सीक्वेंस है जहाँ म्यूटेशंस हेल्ड होते रहते हैं, लेकिन मोस्टली आपका नॉन कोडिंग है। तो आपके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि आपका सिर्फ 2% ही कोड कर रहा है। ओके, नाउ अलॉन्ग विद दिस रिपीटेड सीक्वेंसेस जो होते हैं वो बहुत लार्ज पोर्शन में होते हैं। ये सारी बात हम रिपीट कर चुके हैं बच्चा कि ह्यूमन जीनोम में ज़्यादातर आपका क्या है, रेपिटेटेड सीक्वेंस है, जिसे हम सैटेलाइट डीएनए भी कह रहे हैं। और ये रेपिटेटेड सीक्वेंसेस है क्या, ये डीएनए के ही स्ट्रेच होते हैं जहाँ पर आपके कुछ नाइट्रोजनस बेसिस बहुत बार 100 और 1000 टाइम्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। और इनका यहाँ पर कोडिंग फंक्शन में कोई रोल नहीं होता। तो मैं बता चुकी हूँ रेपिटेटिव डीएनए VNTRs आपके जर्नली क्या होते हैं, इंट्रॉन्स होते हैं जिनका कोडिंग में कोई भी फ़र्क नहीं होता। लेकिन ये आपके क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, उसके डायनामिक्स, इवोल्यूशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर रहे हैं, डायनामिक्स उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन यहाँ पर सीक्वेंस करने के बाद हमें पता चला क्रोमोसोम 1 जो है उसमें सबसे ज़्यादा जीन है 2968, ये आपको याद रखने हैं। एंड वाई के अंदर सबसे कम है 231। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो क्रोमोसोम 1 में आपका 2968 है और वाई के अंदर 231 है। साइंटिस्ट ने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है कि 1.4 मिलियन लोकेशंस जो हैं वो हमारी बॉडी में वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म शो करती। देखो, सिंगल न्यूक्लियोटाइड यानी कि मान लो ए है, एक ही न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि मैनी टाइम आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो आपका एक ही न्यूक्लियोटाइड अगर आपका क्या होता रहे, एक ही न्यूक्लियोटाइड आपकी जीन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ टाइम आपका रिपीट होता रहे, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं कि ये आपकी बॉडी में क्या है, ये आपकी बॉडी में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो आपका यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1.4 मिलियन लोकेशंस पर एक ही न्यूक्लियोटाइड आपका बार बार रिपीट होता है, जिसे हम कहते हैं कि वहाँ क्या शो हो रहा है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज रिपीटेटेड मेनी टाइम्स इन द जीनोम। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस, कि यहाँ पर इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन और फ्यूचर चैलेंजेस क्या हैं। सो फ्यूचर चैलेंजेस में बच्चा हम यहाँ पर जो है डिराइविंग मीनिंगफुल नॉलेज फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंसेस से हम क्या कर पाए हैं, बहुत मीनिंगफुल नॉलेज जो है हम समझ पाए हैं। हम यहाँ पर लाइट डाल पाए हैं कि रिसर्च में आगे डिकेड्स में आपका क्या क्या एडवांसमेंट हो सकती है। हम बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाए हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के प्रति, ठीक है, उसके लिए हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई है। अनॉर्मस टास्क के लिए आपको एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है, और क्रिएटिविटी जो है वो वेरियस डिसिप्लिन्स के होने चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको कंप्यूटर की भी ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ पर फार्मा जो है वो भी इन्वॉल्व है, बायोकेमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। तो यानी कि अलग अलग फील्ड के जो साइंटिस्ट है वो मिलकर आपका यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस पर वर्क कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। और ये आपका जो है ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट है हैविंग ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस, कि हम इसे यहाँ पर सीक्वेंस कर पाए हैं। और न्यू अप्रोचेस इससे लिंक्ड है बायोलॉजिकल रिसर्च में। इसे किस तरह से हम जो है यूज़ कर पाएंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, वो हम बायोलॉजिकल रिसर्च में किस तरह से यूज़ कर पाएँ। जैसे पास्ट रिसर्चेस में क्या हुआ करता था कि हम कुछ जीन के बारे में ही स्टडी कर पाते थे एक टाइम पर, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास कंप्लीट सीक्वेंस है तो यहाँ पर
जो है टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से हम यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ब्रॉड स्केल पर वो सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पता लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई ट्यूमर है तो उस ट्यूमर के हर सेल के अंदर आपका जीनोम जो है वो कैसे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर आपका कोई ऑर्गन है, कोई टिश्यू है, तो उसके अंदर आपका जो जीनोम है, जीन्स हैं, वो किस तरह के प्रोटीन बना रहे हैं और वो प्रोटीन किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्ट कर कर आपका जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ है, उसकी जो लाइफ ऑफ केमिस्ट्री है, उसमें आपका क्या इम्पैक्ट थ्रो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ह्यूमन सीक्वेंसिंग करने के बाद पता लगा पाए हैं और फ्यूचर एस्पेक्ट है कि हम इसको यूज़ कर कर डिफरेंट फील्ड में वर्क कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।